चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक आवर पॉलिटिकल चैप्टर नंबर 4 एंड दैट्स नेम भारत की विदेशी संबंध. भारत के विदेशी संबंध करेंगे. इसके अंदर हम बहुत सारे चैप्टर्स को टॉपिक को क्लियर करेंगे. टॉपिक्स देखो क्या क्या है अपने. पहला टॉपिक है हमारा जो सबसे बड़ा है वो आपका वो है समाजवाद और पूंजीवाद. ये है पहला टॉपिक जिसको हम क्लियर करेंगे. दूसरा टॉपिक है नाटो और है वारसा, ये इसको क्लियर करेंगे. तीसरा करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसको क्लियर करेंगे. ठीक है. चौथा करेंगे हम लोग इसकी स्थापना, गुटनिरपेक्ष की स्थापना, इसी में कर लेते हैं, छोड़ो, स्थापना करेंगे. ठीक है. पांचवा करेंगे भारत के और पाकिस्तान के संबंध, भारत और पाकिस्तान के संबंध करेंगे. और फिर भारत और चीन के संबंध करेंगे. चैप्टर खत्म. 5 चीजें करेंगे. चीन के संबंध, उसके बाद चैप्टर क्लोज. इन सब के बारे में जानेंगे, सबके बारे में. सब लिंक करते जाओ. मैंने क्या बोला, पूरे चैप्टर तुम्हारे लिंक है, सब लिंक है. पहले चैप्टर में विभाजन हुआ, विभाजन के बाद एकता लाया, पूरे देश में 565 रियासतों को एक किया. दूसरे चैप्टर में गए सबका भला करने के लिए क्या किया गया, योजना एक बनाया गया. अब तीसरे चैप्टर में आ रहा, चौथे चैप्टर में आ रहा है भारत के विदेशी संबंध, कि भारत के संबंध दूसरे देशों के साथ कैसे रहे, जब हमारा देश आजाद हुआ तब कैसे थे, ये पूछा जा रहा है. समझ में है? जब हमारा देश आजाद हुआ, इस चैप्टर में यही है. इसे बोला गया भारत के विदेशी संबंध, जब देश आजाद हुआ तो कैसे थे. जब हमारा देश आजाद हुआ वो बहुत बड़ी परिस्थितियों में आजाद हुआ. उन परिस्थितियों में हमारा देश कभी भी उभर नहीं सकता जिन परिस्थितियों में हमारा देश आजाद हुआ था, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश को बिल्कुल एकदम भूखा नंगा छोड़कर गए थे. हमारे देश में 27 करोड़ लोग भूखमरी की हालत में थे, गरीबी रेखा के नीचे थे, कुछ भी नहीं था देश में. और उसी समय भारत का एक प्रधानमंत्री आया, नेहरू, जिसने कि हमारे देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए, जिसने कि हमारे देश में योजना की स्थापना करी, जिसने हमारे देश में इतने अच्छे काम किए जिसकी वजह से हमारा देश आगे की ओर बढ़ा. ये सब उसकी वजह से हुआ. वो हमारे देश का एक ऐसा आदमी जिसने हमारे देश को एक राह दिखाई कि ऐसे चलना है, नेहरू था. जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय विश्व में, मैंने क्या बोला था, 2 मॉडल चल रहे थे, समाजवाद, पूंजीवाद. लेकिन हमारे नेहरू ने क्या अपनाया, मिश्रित मॉडल. हमने किसी मॉडल को नहीं अपनाया, ना हमने पूंजीवाद को अपनाया, ना हमने समाजवाद को अपनाया. अब मैं बताऊंगा पूंजीवाद और समाजवाद क्या है, पूरा डिटेल में देखेंगे अभी क्या है वो. यही पढ़ा था ना तीसरे चैप्टर में कि क्या था वो, उसमें तो थोड़ा सा पढ़ा था, अब इसमें डिटेल में देखेंगे क्या था. तो जब हमारे देश आजाद हो उस समय हमारे देश में बहुत भूखमरी थी. वो हमारे देश की पूरी तस्वीर तुम्हें पता है 1948 से 50 तक कैसी थी, तुम्हें बता दी है. लेकिन विश्व में क्या हो रहा था उस समय, ये तो पूरे भारत में हो रहा था, लेकिन उस समय विश्व में क्या हो रहा था, उस समय विश्व में क्या हो रहा था, तो विश्व 2 भागों में बढ़ चुका था. 2 भागों में, एक अमेरिका के पक्ष में जा चुका था, एक रूस के पक्ष में जा चुका था, सोवियत संघ के पक्ष में. और इनकी 2 विचारधाराएं थी. एक की विचारधारा थी अमेरिका की पूंजीवाद, और सोवियत संघ की विचारधारा थी समाजवाद. ये 2 विचारधाराएं चल रही थी. इन 2 विचारधाराओं को लेकर पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था. आधे चले गए अमेरिका के सपोर्ट में, आधे चले गए सोवियत संघ के सपोर्ट में. और पूंजीवाद का जो मॉडल है वो अमेरिका का था. पूंजीवाद का मॉडल अमेरिका का था. ठीक है. सोवियत संघ का मॉडल था समाजवाद. सोवियत संघ का मॉडल क्या था, समाजवाद था, है ना. ये था, ये 2 मॉडल चल रहे थे पूरे विश्व में. सब लोग कुछ अमेरिका की तरफ जा चुके थे, कुछ सोवियत संघ की तरफ जा चुके थे. इसको हम पहला खेमा भी बोलते हैं. पहला खेमा ये पश्चिम में था, पश्चिम के हिस्से में था. पश्चिम का हिस्से मतलब देखो, ये पूरा यूरोप ऐसे, ये पूरा यूरोप ऐसे, इस यूरोप का ये 2 बंटवारे हो गए थे. ये बड़ा हिस्सा अमेरिका के अंडर था. इसको पहली दुनिया भी बोलते हैं हम लोग. ये दूसरी दुनिया, दूसरा खेमा भी बोल सकते हैं, सोवियत संघ के अंडर. पूरा विश्व इन 2 गुटों में बढ़ चुका था. लेकिन हमारे नेहरू की सबसे अच्छी, कह सकते हैं, बुद्धिजीविता इतनी अच्छी थी कि उन्होंने भांप लिया था कि अगर हम इन दोनों शक्तियों में अगर किसी एक में भी शामिल हो गए तो कल को हम फिर से गुलाम ना हो जाएं. इसलिए नेहरू ने इन दोनों से अलग रहने का मन बनाया और उन्होंने एक आंदोलन की स्थापना करी. इसका आंदोलन का नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन. हमारे नेहरू जी ने किसी भी खेमे में शामिल होने के लिए कोई बात नहीं करी किसी भी देश से, नाम शामिल होना चाहते थे. बहुत सारे देश चाह रहे थे, देशों ने हम पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया कि हमारे खेमे में आ जाओ, हमारे खेमे में आ जाओ. लेकिन नेहरू किसी के खेमे में नहीं गए और वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे, बीच में रहे. किसी खेमे में वो नहीं गए. क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारे नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे.
कहीं तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री तो थे वो, उसके साथ साथ हमारे देश के विदेश मंत्री भी थे। हमारे नेहरू जी हमारे देश में 1964 तक, 1946 से लेकर 64 तक क्या थे, हमारे देश के विदेश मंत्री भी थे। विदेश मंत्री थे जिन्होंने हमारे देश के लिए विदेश नीति का निर्माण किया। और इनकी विदेश नीति क्या थी? नेहरू की विदेश नीति में ये था कि देखो, तुमसे पूछेंगे बताओ नेहरू की विदेश नीति क्या थी, 3 नंबर में क्वेश्चन था, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमसे पूछते हैं भारत नेहरू की विदेश नीति क्या थी? तो नेहरू की विदेश नीति ये थी कि नेहरू ने पहली बात बोली थी कि मुश्किल से मिली अखंडता को बचाए रखना है, मुश्किल से मिली आज़ादी को बचा कर रखना है ना, ये था। तेजी से विकास करना है और देश को टूटने नहीं देना। तीन चीजें थी नेहरू की विदेश नीति में। और ये विदेश नीति हमारे 20 साल तक चली थी। 1946 से लेकर 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नेहरू ही थे, नेहरू ही रहे थे। और उन्होंने हमारे देश की विदेश नीति ये बनाई थी। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता था तुमसे, नेहरू की विदेश नीति बताओ। तो उनकी विदेश नीति यही थी कि मुश्किल से मिली आज़ादी को बचाए रखना है, तेजी से विकास करना है और क्षेत्रीय अखंडता, जो हमारे देश की अखंडता है वो उसको टूटने नहीं देना। अखंडता मतलब बनाए रखना है, देश को एक साथ रखना है। ये 3 विदेश नीतियाँ थी, ये 3 तरीके की विदेश नीति थी नेहरू की, और वो इसी पर चले थे। और इसी को लेकर वो किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुए, किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुए। हालांकि अमेरिका और रशिया ने दबाव डाला पर हम शामिल नहीं हुए। अमेरिका ने तो रशिया को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने नाटो की स्थापना कर ली थी 1949 में। नाटो विश्व का सबसे खतरनाक संगठन है जिसमें 30 देश शामिल है, दुनिया के मोस्ट पावरफुल देश शामिल है नाटो में। और 1949 में बना था, अमेरिका ने बनाया था। क्यों बनाया था? रशिया को टारगेट करने के लिए, रशिया को मारने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए बनाया था। अब जब अमेरिका ने बना लिया तो अब रशिया नहीं बनाएगा। तो सोवियत संघ ने भी सोचा भाई जब अमेरिका ने बना लिया, मेरे दुश्मन ने बना लिया, क्योंकि ये दोनों दुश्मन आपस में दुश्मन बन गए थे ये दोनों। कोल्ड वॉर याद है? कोल्ड वॉर में यही विचारधारा तो चल रही थी, समाजवाद और पूंजीवाद, यही तो चल रही थी। तो कोल्ड वॉर में नाटो तो बना लिया अमेरिका ने। अब सोवियत संघ ने सोचा भाई अमेरिका ने बना लिया, मैं क्या करूं, मुझे भी तो अपना बचाव करना, तो उसके लिए मैं भी बनाऊंगा। तो उसने वारसा पैक्ट बनाया और वारसा संधि करी, और वो 1955 में लागू हुई, जिसमें कि सोवियत संघ ने बनाया था अमेरिका पर आक्रमण करने के लिए, अमेरिका को टारगेट करने के लिए। दोनों ने अपने अपने संगठन बनाए एक दूसरे को खत्म करने के लिए। सब विश्व के जितने भी देश हैं सब इन दोनों में शामिल हो गए, लेकिन भारत फिर भी इनमें से किसी एक में भी शामिल नहीं हुआ, एक में भी शामिल नहीं हुआ। हमारी नीति थी ही नहीं ऐसी कि हम किसी भी गुट में शामिल हो। क्यों? क्योंकि हमारी विदेश नीति में क्या लिखा हुआ था कि मुश्किल से मिली आज़ादी को बचाए रखना है। और नेहरू इन दोनों गुटों में शामिल ना होने का कारण पूछ सकता है तुमसे, बताओ नेहरू इन दोनों गुटों में शामिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी विदेश नीति में क्या लिखा है कि मुश्किल से मिली आज़ादी को बचाए रखना है। नेहरू को ये भय था, ये डर था कि जो आज़ादी में इतनी मुश्किल से मिली है, कल को अगर हम दोनों में से किसी एक गुट में शामिल हो जाए तो क्या गारंटी है कल को हम दोबारा गुलाम नहीं बनेंगे? क्या पता इन दोनों किसी भी गुट के हम गुलाम बन जाए दोबारा। इतनी मुश्किल से तो आज़ादी मिले, दोबारा गुलाम थोड़ी बनना है। इसलिए हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई दूसरी देश आए और हमारे देश पे कब्जा करे, अब नहीं चाहते, अब नहीं करना है सारा। तो नेहरू को यही भय था, इसलिए उसने विदेश नीति में भी लिखा था कि मुश्किल से मेरी आज़ादी को बचाए रखना है, बस। इसीलिए नेहरू किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, ना नाटो में, ना वारसा में, ना समाजवाद में, ना पूंजीवाद में, किसी भी देश में शामिल नहीं हुआ। जब नहीं शामिल हुआ तो उसने क्या किया? स्थापना गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना करी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करी। गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन में ये था, सुनो तुमसे पूछेंगे 2-3 नंबर में, बताओ गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या? तो गुट निरपेक्षता का मतलब था कि किसी भी देश में किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना है, बल्कि क्या करना है तुम्हें? इन दोनों के बीच की शक्ति बनना है। ना तो समाजवाद में जाना, ना पूंजीवाद में जाना है, इनसे अलग रहना है। ये था, अलग रहना है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग को, लिखना यही, लेकिन जब अमेरिका में और रशिया में कभी युद्ध ठना, कभी युद्ध हुआ, तो उस युद्ध को खत्म करने की कोशिश भी गुट निरपेक्ष के जितने भी देशों सब करेंगे मिलकर। मतलब 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना। 2nd तो हो चुका था, पर 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना, ये काम था गुट निरपेक्षता का। नेहरू ने बोला था कि जितने भी लोग गुट निरपेक्षता में शामिल हैं, 5, उस समय जब लागू किया था ना गुट निरपेक्ष, जब बना था, स्थापना हुई थी, तो 5 देश थे लागू करने में, बनाने में, स्थापना करने में। तो नेहरू ने बोला था इन 5 देशों को, देखो भाई हम शामिल तो हो गए हैं, हमने एक अलग देश, अपना एक अलग संगठन बना लिया, गुट निरपेक्षता आंदोलन, पर ऐसा मत सोचना कि इस संगठन की वजह से हम किसी भी खेमे में शामिल नहीं हो रहे और ना हम इनके बीच में कभी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इतना सा है कि हम इनमें शामिल नहीं होंगे, पर अगर इन दोनों के बीच में कभी 3rd वर्ल्ड वॉर की स्थिति हुई तो उस 3rd वर्ल्ड वॉर को खत्म करने की कोशिश हम लोग करेंगे, बस। ये था
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब। नेहरू ने ये बोला था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, पर अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसको खत्म करने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे, जितने भी देश गुटनिरपेक्ष में शामिल है। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू कैसे हुआ वो सुनो, जरा ध्यान से देखो, ये सब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, वो देखो कैसे हुआ। गुटनिरपेक्षता की जो नींव पड़ी वो कहाँ पड़ी? गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी एशियाई एकता संगठन में। नेहरू ने एक संगठन बनाया था, एक सम्मेलन हुआ था नेहरू का, उसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई एकता संगठन। एकता सम्मेलन लिख लो यार, एकता सम्मेलन ये था कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश है वो सारे एकता के साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ये सम्मेलन हुआ था नेहरू का। तो जो सम्मेलन हुआ इन सम्मेलनों में नींव पड़नी शुरू हो चुकी थी गुटनिरपेक्षता की। तो जहां पर नींव पड़ी गुटनिरपेक्षता आंदोलन की वो पड़ी 1955 में। और ये सम्मेलन हो कहा रहा था उस समय सम्मेलन होता बाडुंग में। बाडुंग एक जगह है इंडोनेशिया में, समथिंग इंडोनेशिया में, वहां पर इसमें किसकी नींव पड़ी? गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी। नींव पड़ी, ध्यान रखना, नींव पड़ी थी, स्थापना नहीं हुई। तुमसे पूछेंगे गुटनिरपेक्षता की नींव कहाँ, किस सम्मेलन में पड़ी और कहाँ पड़ी? तो 1955 में गुटनिरपेक्षता की आंदोलन 1955 में बाडुंग में पड़ी। लेकिन स्थापना कब हुई? स्थापना इसके 6 साल बाद हुई। 6 साल बाद हुई। जब 6 साल बाद हुई, जब इसका 1961 में कहाँ पर ही? बेलग्रेड में। बेलग्रेड सम्मेलन हो रहा था, ये भी इंडोनेशिया में शायद। इस सम्मेलन के तहत क्या हुआ था? 5 देश थे मेनली, 5 देश थे, जिसमें था भारत, ठीक है, घाना, मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। घाना, मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया, ये 5 देश थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना करी। और 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में हमने गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना कर दी 1961 में, 5 साल बाद हुई। तो ऐसे गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी 55 में और 61 में, 5 साल बाद इसकी स्थापना कर दी गई बेलग्रेड सम्मेलन के अंदर। और गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या था बताओ जरा मुझे? न्यूट्रल रहना, बीच में रहना, तटस्थ रहना, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना, और ना अमेरिका ना सोवियत संघ, और हाँ, और तीसरा वर्ल्ड वॉर अगर हुआ भी तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, है ना, ये रोकने की कोशिश करेंगे। गुटनिरपेक्षता का मतलब था ये, ठीक है। और नेहरू ने स्थापना कर दी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। नेहरू चाहता तो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अकेला भी चला सकता था, अकेला भी स्थापना कर सकता था, पर अगर अकेला करता तो इन दोनों देशों की नज़रों में आ जाता, रशिया और अमेरिका, रशिया और अमेरिका की नज़रों में आ जाता, तो क्या बोलते? ये बड़ा बाबू बन रहा है अकेला, इसी को मारो पहले। नेहरू को बात पता थी कि अगर मैं अकेला जाऊंगा तो कोई ना कोई मुझे मार देगा, हमारे देश पर अटैक कर लेगा, कब्जा कर लेगा, इससे अच्छा मैं 7-8 देशों को साथ लेकर चलता हूँ। तो नेहरू ने 5 देशों को साथ लिया, भारत, घाना, मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया, 5 देशों के साथ मिलकर स्थापना करी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। अगर इसकी ट्रिक देखें तो IGM फिर से और Y, अब कुछ बन रहा है तो देख लो। IGM कुछ नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, बोलो, अरे उधर देखना, बस देखने उधर, ठीक है, ये बोल जाओ उसको, हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, बनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये था पूरा किसका था? गुटनिरपेक्षता आंदोलन की बात। अब नेक्स्ट बात करेंगे हमारे साथ, गुटनिरपेक्षता की बात तो कर ली, ये भी खत्म हो गया, ठीक है, पूंजीवाद खत्म, समाजवाद खत्म, वारसा पैक्ट खत्म, नाटो खत्म, अब आएगा गुटनिरपेक्ष भी खत्म, ठीक है। अब आएगा भारत और पाकिस्तान के संबंध। बड़े प्यारे संबंध है भाई, इतने प्यारे संबंध है कि बता नहीं सकते, बहुत प्यारे मधुर संबंध है। इतने प्यारे संबंध है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, जब उसी समय पहली बात तो विभाजन हुआ, इतने प्यारे संबंध है कि पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान ने हमारे देश पर अटैक कर दिया। इतने प्यारे संबंध है, 1947 में अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर को लेकर। जब अटैक कर दिया तो उस मामले को यूएन में लेकर गए हमारे नेहरू जी। फिर उस मामले में क्या आया कि फैसला क्या आया था कि जो भारत और पाकिस्तान की सेना जहां पर लड़ रही है वहां पर वो वहीं रुक जाए, और जहां पर रुक जाएंगे वहां पर क्या बन जाएगी? LOC बन जाएगी, लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाएगी। और हमारे देश का 30%, हमारे जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा किसके पास? आज पाकिस्तान के पास। उसको वो क्या नाम देते हैं? आजाद कश्मीर, POK, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम देते हैं उस POK को। ये है देखो आपका, ये ना हमारा, तो ये वाला हिस्सा 30% है, ये है POK। यहां तक पहुंची थी सेना,
48 में के युद्ध में यहाँ तक पहुंच गई थी। तो यूएन ने क्या बोला कि जहां पर भारत और पाकिस्तान की सेना वहीं पर रुक जाए और उनके बीच में एक लाइन खींची जाए, इसको बोला जाएगा LOC, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, यहीं पर रुक जाए। और आज तक वो लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसी बनी हुई है। पहला वॉर हुआ हमारा, फिर हमारा दूसरा वॉर हुआ 65 के अंदर। 65 में जब वॉर हुआ तो 65 के वॉर में उन्होंने क्या किया, क्या किया? हमारे देश का उस समय प्रधानमंत्री कौन था? शास्त्री था, शास्त्री था, है ना, शास्त्री था। तो उन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर गुजरात के कच्छ से। गुजरात का जो कच्छ है एरिया है, पूरा का पूरा नमक से भरा हुआ एरिया, वहां से अटैक किया हमारे ऊपर 65 में। और वहां पर जब अटैक किया हमारे ऊपर तो हमारी सेना क्या देखेगी? हमारी सेना नहीं अटैक किया 65 में। तो फिर से हमारे साथ अटैक हुआ, भारत और पाकिस्तान का 65 का वॉर हुआ। उस वॉर में हमारे शास्त्री जी की वजह से हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। उनके 500 किलोमीटर की जमीनें हमारे पास थी, लाहौर तक का हिस्सा, लाहौर तक का हिस्सा हमारे कब्जे में था। 65 में कहते हैं पाकिस्तान की सेना यह कह रही थी कि हम सुबह शाम और दोपहर का लंच हम भारत में करेंगे, दिल्ली जैसलमेर कुछ समथिंग ऐसे करेंगे। शास्त्री ने बात ही पलट दी। हमारी सेना 500 किलोमीटर तक अंदर घुस गई थी हमारे कब्जे में। इस्लामा लाहौर के स्कूल पर कब्जा कर लिया जाके। लाहौर के स्कूल में हमारी सेना बैठकर चाय पी रही थी जब शास्त्री से संपर्क हुआ। शास्त्री ने पूछा कहां पर हो भाई? उन्होंने बोला सर हम शायद लाहौर में, देखें लाहौर के स्कूल में हम लोग, झंडा काट रखा था वहां पर जाके। लाहौर तक का हिस्सा हमारे कब्जे में था, 500 किलोमीटर था। जो चंडीगढ़ से दिल्ली शायद 500 250 कुछ ना, तो उसका डबल। अमृतसर का 250 किलोमीटर है, अमृतसर का भी डबल, इतना एरिया हमारे कब्जे में था, हमारी इंडियन आर्मी के कब्जे में था 65 के अंदर। तो हमारा युद्ध हुआ 65 में। फिर उस युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन आया? रशिया को बुलाया पाकिस्तान ने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को बात पता थी कि भारत सिर्फ एक आदमी की बात मानेगा और वो है रशिया की बात, क्योंकि रशिया हमारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। तो रशिया के द्वारा पाकिस्तान ने हमसे समझौता करा। और कहां करवाया? ताशकंद में। ताशकंद में हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए थे। 9 जनवरी को ताशकंद में हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने समझौता पे हस्ताक्षर किए। भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर विराम लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए 9 जनवरी को। और 9 जनवरी की रात को ही हमारे नेहरू जी की डेथ हो गई थी। 10 जनवरी को वो मर गए थे। 10 जनवरी 1966 को नेहरू की मृत्यु हो गई थी। सॉरी, हाँ, शास्त्री की लाल बहादुर शास्त्री की 10 जनवरी को हमारे ताशकंद में मृत्यु हो गई थी, समझौते के एक दिन बाद ये हुआ था। लेकिन हमने हरा दिया था जरूर, किसको? पाकिस्तान को। 65 का युद्ध, ये दूसरा युद्ध हुआ। तीसरा युद्ध कैसे हुआ? तीसरा युद्ध हमारा बांग्लादेश को लेकर हुआ। तीसरा युद्ध 71 में हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश को लेकर हुआ। जिस समय पाकिस्तान ने बांग्लादेश, देखो उस समय 71 की बात कर रहे हैं, तो 71 का जो वॉर हुआ वो एक वजह से हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि देखो जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है ना, जो ये इस साइड वाला हिस्सा है, इसको हम पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं। उस समय, उससे पहले उनके पास 2 पाकिस्तान थे। विभाजन के समय हमने उनको 2 क्षेत्र दिए थे, तुम्हें एक पता होगा। लेकिन विभाजन के समय हमने पाकिस्तान को 2 क्षेत्र दिए थे। एक दिया था पाकिस्तान, जहां पर आज पाकिस्तान है। एक दिया था हमने बांग्लादेश, जिसको उस समय पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। 2 क्षेत्र दिए थे हमने पाकिस्तान को। उसने बोला था कि हमें पाकिस्तान तो चाहिए, जो आज वर्तमान का पाकिस्तान है। एक यहाँ से उसने बोला कि ये जो हमें ये वाला हिस्सा है ना, जिसको आज बांग्लादेश बोल रहे हैं, ये भी हिस्सा दो हमें। तो हमने दो हिस्से दिए थे। इसको बोला गया था पूर्वी पाकिस्तान, इसको बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज वर्तमान में पाकिस्तान है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान आज वर्तमान में बांग्लादेश बन चुका है। और बांग्लादेश कैसे बना? 71 में। कैसे बना? वजह थी कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने क्या कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो ज्यादातर बंगाली लोग थे। इन लोगों ने क्या कर दिया, पश्चिम पाकिस्तान के लोगों ने अपनी उर्दू भाषा थोपनी शुरू कर दी यहाँ के लोगों के ऊपर। जब लोगों के ऊपर उर्दू भाषा थोपोगे, जबकि उनकी भाषा है ही नहीं, तो क्या होगा? दंगे होंगे। दंगे करना शुरू कर दिया। तो इन दंगों को शांत कराने के लिए पाकिस्तान की सेना पहुंच गई पूर्वी पाकिस्तान में। जब पूर्वी पाकिस्तान में सेना पहुंची तो उन्होंने क्या कर दिया, बहुत बड़े स्तर पर लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया। और जब मारना काटना शुरू कर दिया पूर्वी पाकिस्तान में, तो पूर्वी पाकिस्तान के बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत में एंट्री कर गए। 90 लाख लोग भारत में एंट्री कर गए थे बांग्लादेश से। असम, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पर एंट्री कर गए। और उन 90 लाख लोगों को खाना पीना रहना खाने की जिम्मेदारी हमारे भारत के ऊपर आकर पड़ गई। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। अरे यार, नाम ही अलग है यार भाई। जब आता है इंदिरा गांधी का नाम तो एकदम जोश सा भर जाता है कि क्या लड़की थी यार, क्या काम था, मतलब बढ़िया था, है ना। तो उसका नाम आता है। तो उसने देखा भाई गलत हो रहा है भाई हमारे पड़ोसी देश में, इसको शांत करवाना पड़ेगा कैसे न कैसे। तो हमारी इंदिरा गांधी ने बोला था कि हम एक काम करते हैं भाई, पाकिस्तान के साथ हम थोड़ा बैठेंगे या समझौता करवाएंगे, कैसे न कैसे कुछ तो करेंगे। ये हमारी इंदिरा गांधी के मन में ये चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने
71 में इसको पूर्वी पाकिस्तान को लेकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर 1971 को अटैक कर दिया हमारे भारत के ऊपर, जम्मू कश्मीर में अटैक कर दिया, जबकि हमारा कोई मतलब भी नहीं था। हमारे नेहरू ने हमारी इंदिरा गांधी ने तो ये सोचा था कि हम इनके साथ बातचीत करेंगे और मामला शांत करवाएंगे, दोनों राज्यों के बीच में, जो पाकिस्तान के दोनों राज्यों के बीच में शांत करने की कोशिश करेंगे, वो इतना सोचा था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी शामियत के लिए 2 दिसंबर 1971 को हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और जब हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम शांत बैठेंगे? इंदिरा गांधी तो शांत बैठने वाले वैसे भी नहीं थे। इंदिरा गांधी ने 71 में इंडियन आर्मी भेज दी। कहाँ पर भेज दी? पूर्वी पाकिस्तान में भेज दी। और कुछ दिनों के अंदर, कुछ 10-15 दिनों के अंदर हमने पूरी की पूरी इंडियन आर्मी ने पूरी पाकिस्तान की सेना का सफाया कर दिया और 72 में एक नया देश बनाया जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। और उसका पहला प्रधानमंत्री बनाया गया शेख मुजीब उर रहमान। क्या बनाया गया? शेख मुजीब उर रहमान, ये बनाया गया पहला प्रधानमंत्री। इसकी स्टोरी बड़ी क्या है, बहुत प्यारी है, कभी बताऊंगा इसके बारे में, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी भी, आराम से पूरे डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये 3 वॉर हुआ हमारे पाकिस्तान के साथ, क्लियर हुआ? तो ये थे भारत और पाकिस्तान के संबंध। इसमें है नहीं, तुम्हारी बुक में है नहीं, कारगिल का वॉर इसमें है नहीं, इस चैप्टर में है नहीं। 71 तक है, बता दिया 71 तक। अब चलो नेक्स्ट, चलो भारत और चीन के संबंध, ये सुनो, उसके बाद टॉपिक खत्म। इसके थोड़ा सुन लो भाई, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा इसकी सुनाने के लिए पूरा, पहले कर दूं पूरा रफ। अब भारत और चीन का पढ़ेंगे, जरा कान खोल के सुनो अपने। देखो भाई, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, उसी समय चीन में एक समाजवाद की क्रांति 1949 में समाजवादी क्रांति हुई थी। कहां पर? चीन में। और हमारे जो नेहरू थे वो समाजवाद के थोड़े झुकाव रखते थे, समाजवाद की तरफ, वो चाहते थे समाजवादी, वो थे भी समाजवादी, समाज के बारे में सोचते थे, ठीक है। और जब वो चीन में समाजवाद की क्रांति हुई और नेहरू भी कैसे थे? समाजवादी, मतलब मित्रता बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ, नेहरू के बीच में और चीन के बीच में मित्रता बढ़नी शुरू होगी। मतलब भारत और चीन के बीच में क्या होगी? मित्रता बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि नेहरू भी क्या थे? समाजवादी, और वहां पर समाजवादी क्रांति भी होगी। समाजवाद का मतलब क्या है? सोवियत संघ का खेमा, वही पहले दूसरी दुनिया, उसमें शामिल हो गया था, है ना। तो ये हुआ, तो नेहरू का थोड़ा झुकाव हुआ समाजवाद की तरफ। जब झुकाव हुआ तो एक समय ऐसा है जिस समय भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे हो गए थे नेहरू के काल में। कुछ समय तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगे थे, बहुत प्यारे संबंध थे। नेहरू यहाँ से जाते थे, चीन के लोग हमारे यहाँ आते थे दौरे के लिए, ये सब होता था, है ना। एक समय पर पटेल ने इनकी दोस्ती को लेकर थोड़ी आशंका जताई थी। पटेल ने बोला था, भाई देखो, इनसे इतनी दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, समझे। नेहरू को बोला था, क्योंकि नेहरू इनसे 12 साल छोटा था ना पटेल से, तो बोलता था नेहरू, भी इनसे ज़्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं है ना, ये ऐसे लोग कभी भी हम पर अटैक कर देंगे, तो इनसे ज़्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, इनसे इतनी दोस्ती रखो जितनी हमारे देश के लिए अच्छी है। तो नेहरू ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और थोड़ी ज़्यादा घुल मिल गए इनके साथ, है ना। मैंने बोला ना, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने शुरू हो गए थे। अब हुआ क्या, हमारे देश में तो ये चल रहा था, अभी चीन के साथ और भारत के संबंध सही थे, लेकिन चीन की नीयत खराब थी थोड़ी सी। किसको लेकर? हमारे नहीं, उसके कुछ हिस्से को लेकर थी। ये नेपाल है, पता है ना। नेपाल के ऊपर तिब्बत है, पता हो तो तुम्हें। तिब्बत के ऊपर चीन है ना। ये हमारा भारत है कि नहीं। तो चीन की नीयत खराब थी तिब्बत को लेकर। चीन हमेशा बोलता था कि तिब्बत मेरा इलाका है, जबकि तिब्बत अलग था। तिब्बत किसी का इलाका नहीं था, तिब्बत एक देश था। तिब्बत के ज़्यादातर लोग क्या थे? बुद्धिस्ट थे, ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को मानते थे। और यहाँ पर कोई सरकार नहीं थी, यहाँ पर एक आदमी था, इसको बोलते हैं धर्म गुरु, उसका नाम था दलाई लामा। तिब्बत में जो शासन करता था, यहाँ पर शासन करता था, दलाई लामा नाम का एक आदमी था जो शासन करता था तिब्बत के ऊपर। चीन ने इसी का फायदा उठाया कि यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, कोई सेना नहीं इनके पास अपनी। तो चीन ने क्या बोला? ये हिस्सा मेरा है। तिब्बत को बोलने लगा कि मेरा हिस्सा। इनके बीच में विवाद छिड़ गया। चीन बार बार बताने लगा कि मेरा हिस्सा, तिब्बत मेरा हिस्सा। तिब्बत बोलता, हम तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, हम अलग देश है, हम कैसे तुम्हारे हिस्से हो गए। ये सब होता गया। तो एक टाइम ऐसा है जब चीन ने 1950 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। 1950 में कब्जा कर लिया तिब्बत के ऊपर, और उसको अपना पूरा क्षेत्र बताने लगा कि ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ पर ये बताने लगा। अब जब वो बताने लगा तो उसने बहुत सारे लोगों ने क्या किया, तिब्बत के लोगों ने विवाद कर दिया, दंगे कर दिए कि भाई हम तुम्हारा हिस्सा कैसे हो गए, है कि नहीं। इन सबको दबाने के लिए चीन ने अपनी चीनी आर्मी भेज दी तिब्बत के अंदर, और 86,000 लोगों का सफाया करवा दिया। संख्या कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या, 86,000 लोगों को सफाया करा दिया चीन ने तिब्बत के अंदर।
और चीन ने अपनी बस्तियां बसा ली कहाँ पर आकर, तिब्बत में, ये बताने के लिए कि तिब्बत हमारा चीन का इलाका है। बहुत सारे लोगों को भेज दिया, जाओ भी तिब्बत में रहो, जाओ चलो सारे तिब्बत में जाओ, सबको भेज दिया तिब्बत में, सब तिब्बत में रहने के लिए आ गए। अब ये दिक्कत होने लगी, विवाद छिड़ने लगा स्थानीय लोगों के साथ, स्थानीय लोग इनका विरोध करते गए, कैसे न कैसे जब मौका मिलता विरोध करते थे। अब चीन को एक बात समझ में आई कि यार इससे तो हम निपट लेंगे, पर एक भारत जो देश है ना, जो पड़ोसी देश है तिब्बत का, जो मेरा ही पड़ोसी देश है, वो कभी ना कभी इसके मामले में जरूर बोलेगा, कभी ना कभी जरूर बोलेगा, ये लगता था चीन को, है ना। लेकिन जब चीन ने 1950 में कब्जा किया था तिब्बत के ऊपर, तब भी भारत ने कुछ नहीं बोला था। भारत ने खुले तौर पर कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि नेहरू थे और नेहरू थोड़ा झुकाव रखते थे चीन की तरफ, इसलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया 1950 में जब चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया। लेकिन फिर भी चीन समझ रहा था कि कभी ना कभी भारत जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर, आज नहीं बोल रहा है पर कल कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, इसलिए इसको शांत कराना है। शांत कराने के लिए चीन ने सोचा एक काम करते हैं, इनके साथ संधि कर लेते हैं। उस संधि का नाम रखा पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता हुआ था। इसको बोलते हैं पंचशील समझौता। ये समझौता हुआ हमारे देश के साथ। अच्छा, इसमें 3-4 शर्तें लिखी हुई थी। इसमें 3-4 शर्तें क्या थी? पहली शर्त इसमें ये थी कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे देश का सम्मान करेंगे, पहली शर्त ये थी। दूसरा क्या था? दूसरी शर्त ये थी कि दोनों देश एक दूसरे के अखंडता को बनाए रखेंगे। अखंडता मतलब देशों में, है ना, देश की अखंडता को, एकता को बनाए रखेंगे, दोनों देश भाईचारा को बनाए रखेंगे। तीसरी शर्त ये थी कि दोनों देश एक दूसरे के देशों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये याद रखना, ये तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये जानबूझ के चीन ने हमसे किया था। क्यों किया था? ताकि जब चीन तिब्बत में कब्जा करने के लिए आए तो भारत बिल्कुल भी समर्थन में ना आ जाए तिब्बत के, और जब आ भी जाए तो चीन क्या बोले, तुमने हमारे साथ क्या किया हुआ है, देखो ध्यान से, पंचशील समझौता किया हुआ है, तुम बीच में नहीं आ सकते। ये दिखाकर हम भारत को पीछे कर सकते हैं, ये चीन ने सोचा था, ऐसा सोचा था। तो चीन ने हमसे क्या किया, पंचशील समझौता किया और इसमें तीनों शर्तें लिखी और 6 साल के लिए ये समझौता हुआ। 54 में, उसका मतलब कब तक जाएगा? 60 तक जाएगा, 1960 तक जाएगा समझौता, ठीक है। अब 1954 में जब समझौता हो गया तो चीन ने तिब्बत में बहुत सारी गतिविधियां शुरू कर दी, लोगों को मारना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया लोगों के ऊपर, क्योंकि उनको पता लग गया था कि भारत हट चुका है इस मामले से अब, और भारत आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारा आंतरिक मामला बन चुका है, क्योंकि चीन इसको अपना देश मानता था ना, अपना राज्य मानता था, तो आंतरिक मामला हुआ इसका मतलब। तो उसने पंचशील समझौता कर लिया, उसने सोच लिया भाई भारत पीछे हट चुका है, अभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसने हमारे साथ समझौता कर लिया, 6 साल का संधि होगी हमारे साथ पंचशील समझौते की, अब ये भारत नहीं आएगा बीच में। उसने गड़बड़ी करनी शुरू कर दी। यहाँ पर गड़बड़ी इतनी बढ़ गई कि यहाँ का जो दलाई लामा था उसको मारने के लिए चीन की सेना पहुंच गई। दलाई लामा को धार्मिक नेता था, उसको मारने के लिए पहुंच गई चीन की सेना। अब जब मारने के लिए चीन की सेना पहुंच गई तो दलाई लामा ने 1959 में आके शरण ले ली भारत से। 1959 में क्या ले ली? शरण ले ली। कहां पर? भारत में आकर शरण मांगी, मदद मांगी भारत से। और हमारा मकसद क्या रहता है हमेशा? हमारे देश में कोई भी आए, चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों ना, बड़े से बड़ा, हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है? हम सबकी सहायता करेंगे, दुश्मन भी क्यों ना हो। लेकिन ये तो हमारा दुश्मन नहीं था, ये नेहरू का सबसे अच्छा फ्रेंड था, नेहरू का, है ना। दलाई लामा हमारे दिल्ली में नेहरू से मिलने आए थे चीन के नेता के साथ। चीन का नेता कौन था? माओ त्से, समाजवादी माओ त्से, याद है? माओ त्से ये आदमी था जो कि यहाँ का राष्ट्रपति था, माओ त्से ये था। माओ त्से और दलाई लामा दोनों भारत आए थे एक साथ, हमारे नेहरू के साथ बैठे थे। नेहरू उनके साथ दलाई लामा का थोड़ा सा अच्छा करीबी बन गया था। तो दलाई लामा ने फिर क्या किया, 1959 में जब चीन ने इतनी गतिविधियां शुरू कर दी तो दलाई लामा ने 1959 में आकर भारत में शरण ले ली, और भारत ने शरण दे भी दी। और इनको रखा गया दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। धर्मशाला एक जगह हिमाचल प्रदेश में, HP में, वहां पर रखा गया, वहां पर इनको शरण दी गई। अब जैसी शरण दी उसके 2-3 साल बाद चीन ने हम पर अटैक कर दिया। ये बोलकर अटैक किया कि तुमने हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। 1962 में हमारे देश के ऊपर अटैक कर दिया चीन ने, ये इसकी वजह से। और क्यों बोला पता आपको? उसने ये बोला कि आपने पंचशील समझौते की उल्लंघना की है। आपने समझौता 1960 तक था, आपने 59 में इनको शरण कैसे दी? ये हमारा आंतरिक मामला था, दलाई लामा आंतरिक मामला था, आपने इसको शरण कैसे दी? ये बोलकर चीन ने 1962 में हम पर अटैक कर दिया, हमारे 2 हिस्सों पर अटैक कर दिया। यहां पर जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया, और उस समय यहां पर एक अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा होता तो उस पर अटैक कर दिया।
दो प्रदेशों पर अटैक कर दिया, अरुणाचल प्रदेश पर अटैक कर दिया और जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख, उस पर अटैक कर दिया। दो हिस्सों पर अटैक कर दिया। पहला हिस्सा पे अटैक हुआ अक्टूबर में हुआ, और दूसरे पे अटैक हुआ नवंबर में 1962 के। दोनों हिस्से पे अटैक कर दिया और इन दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। जब इन्होंने कब्जे में ले 62 का वॉर शुरू हो गया, तो हमारे देश के पास तो देखो सबसे बड़ी बात है, जब 62 का वॉर शुरू हुआ ना, उस समय हमारे देश की जो सरकार थी या सेना थी, उसकी कोई तैयारी नहीं थी इस युद्ध को लेकर। हमारे युद्ध हारने के कारण बता रहा हूँ, तुमसे पूछेंगे भारत और चीन का जो युद्ध उसमें हारने के कारण क्या थे, तो पहला सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय सेना की कोई भी तैयारी नहीं थी, क्योंकि उनको पता ही था ऐसा कोई वॉर भी हो सकता है। पहली कोई तैयारी नहीं थी। दूसरा कारण, हमारे भारतीय सेना के पास उस समय कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, लेटेस्ट हथियार नहीं थे। चीन के पास तो हथियार थे, हमारे पास नहीं थे। तीसरी बात, हमारी सेना के पास जो कपड़े होने चाहिए थे युद्ध के लिए, वो कपड़े नहीं थे। ठीक है, हथियार नहीं थे। हथियार हमारे पास सेकंड वर्ल्ड वॉर के थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के हथियार हमारे पास जो ऐसे खट खट करके चलते हैं, एक गोली निकलती है और वहां पर मशीन गन चीन कर रहा है, हम मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे, है ना। तीसरी सबसे बड़ी गलती। ठीक है, चौथी सबसे बड़ी गलती कि हमने 62 के वॉर में एयरफोर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो हम इस ये वॉर जीत जाते। एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उस समय का जो रक्षा मंत्री था उसका नाम था वी.के. कृष्ण मेनन। नाम लिखो फटाफट, वी.के. कृष्ण मेनन उस समय हमारे देश का रक्षा मंत्री था। रक्षा मंत्री काम क्या होता है? भारत के रक्षा करना, है ना, सीमाओं की रक्षा करना, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी थी। तो वी.के. कृष्ण मेनन ने क्या किया? रक्षा मंत्री होते हुए एयरफोर्स को उड़ने का आदेश ही नहीं दिया। ठीक है, ये 4-5 कारणों की वजह से हम ये वॉर हार गए, युद्ध हार गए। वी.के. कृष्ण मेनन, ये वॉर हार गए, ये युद्ध हार गए सिर्फ और सिर्फ हमारी कुछ गलतियों की वजह से। और नेहरू को एकदम धक्का लगा जब उसने सुना ना कि 62 चीन ने हम पे अटैक कर दिया 62 में वॉर। चीन को, भारत को एकदम धक्का लगा, नेहरू को एकदम धक्का लगा। नेहरू ने क्या सोचा था कि यार चीन ने कैसे अटैक कर दिया हमारे पर, तो सबसे अच्छा फ्रेंड था हमारा। नेहरू को तो 3-4 दिन तो इतना बड़ा सदमा लगा रहा भाई, उसको समझने में ही कंफ्यूज रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मानने नहीं 3-4 दिन तक उसने कि चीन पर अटैक भी कर सकता है, मानना ही नहीं। पर फिर उसको बात याद आई पटेल की, कि पटेल ने क्या बोला था, कि पटेल ने बोला था इनसे इतनी प्यार मोहब्बत मत रखो, ये कभी ना कभी हमारे देश पर अटैक कर देंगे, और कर ही दिया 62 में। खुद ही ने अटैक किया और खुद ही ने फिर हमारे देश में 62 में वॉर खुद ही समाप्त किया। चीन ने खुद ही अटैक किया 62 में और खुद ही समाप्त किया, और इस युद्ध में हम हार गए। पूरे विश्व ने देखा कि कैसे भारत चीन से हारा। इसकी वजह से पूरे विश्व में आपके नेहरू की जो छवि थी वो खराब हुई, हमारे भारत की छवि खराब हुई। ये सब कुछ हुआ इसकी वजह से। बड़े बड़े नेताओं, बहुत बड़ा मामला था। इसकी वजह से भारत में क्या हो गया, लोगों ने मुंह उठाने शुरू कर दिए, लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी, कैसे हुआ, लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए। तो उसकी वजह से सवालों से बचने के लिए कुछ नेताओं ने तो इस्तीफे दे दिए, जैसे वी.के. कृष्ण मेनन जो कि हमारे देश का रक्षा मंत्री था, उसने इस्तीफा देना पड़ा। बड़े बड़े जो अधिकारी थे, जो सेना के जनरल थे, छुट्टियों पर चले गए इस्तीफे दे देकर, सब चले गए ऐसे। और नेहरू जी इसी सदमे में 64 में इस देश को छोड़कर ही चले गए, सीधा ही चले गए 1964 में। ये था भारत और चीन का मामला। क्लियर, खत्म। अब आता है भारत की लास्ट टॉपिक है, भारत की परमाणु नीति। उसके बाद टॉपिक क्लोज, है ना। लिख लिया सारा, कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरी स्टोरी क्लियर है राजविंदर? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भारत की परमाणु नीति। देखो भाई, भारत की परमाणु नीति क्या है? भारत की परमाणु नीति ये है कि जब हमारे देश में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी चाहते थे कि भारत में परमाणु परीक्षण हो। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिका ने जब परमाणु परीक्षण किया था दो देशों के ऊपर। किसके ऊपर? हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए थे ना, परमाणु हथियार। तो उस सब ने देखा था, नेहरू ने भी देखा था, पूरे विश्व ने देखा था कि कैसे अमेरिका ने इनके ऊपर बम गिराए। तो भारत भी चाहता था कि हमारे पास भी परमाणु हथियार हो भाई। तो भारत चाहता था कि हमारा परमाणु हथियार बने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी के एवज में इसको आगे ले जाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना करी थी। सर्च कैसे लिखते हैं? हाँ, रिसर्च सेंटर की स्थापना करी थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना करी थी, क्योंकि हमारे देश में जो होमी जहांगीर भाभा थे, उनका बहुत बड़ा श्रेय हमारे
परमाणु हथियार को बनाने के लिए। तो इन्हीं के नाम पर स्थापना करी गई थी एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेहरू चाहते थे कि शुरुआत से, ये तुम्हें लिखना है मेरी वर्डिंग, मैं जो बोल रहा हूँ ना साफ लिखनी है तुम्हें कॉपी में, कि नेहरू चाहते थे शुरुआत से, ये प्रोग्राम उनका 1940 से शुरू हो गया था। वो चाहते थे कि भारत के पास कुछ कोई ऐसी शक्ति आ जाए जिससे कि देश उनकी तरफ देखे ना। तो नेहरू चाहते थे कि वो परमाणु हथियार बना ले, इसी को लेकर उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया था और उन्होंने बोला था कि हमारे देश में परमाणु हथियार बनना चाहिए। इसको जिम्मेदारी दी गई थी परमाणु हथियार बनाने की, ठीक है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह कार्यक्रम फिर भी चलता रहा। फिर हमने उनकी मृत्यु के बाद 1974 में राजस्थान के पोखरण में हमारा पहला परमाणु परीक्षण, सफल परमाणु परीक्षण किया। और इसका नाम क्या था इस ऑपरेशन का? इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि उस दिन क्या था? बुद्ध पूर्णिमा थी, इसलिए इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन। राजस्थान में किया गया, पोखरण इलाके में किया गया और परमाणु परीक्षण किया गया पहला 1974 में। जब हमने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया, उससे पहले अमेरिका ने विश्व के ऊपर परमाणु अप्रसार संधि थोप दी थी। परमाणु अप्रसार संधि क्या है पता है? कि कोई भी देश परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं करेगा। ये 1967 में थोपी थी सबके ऊपर, सब देशों के ऊपर थोप दी थी। और क्यों थोपी थी अमेरिका ने? इसलिए थोपी थी कि हमने तो परमाणु परीक्षण कर लिया, अब कोई और देश ना कर ले, बस हमसे ऊपर कोई ना आ जाए। इसलिए उसने क्या किया, अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु अप्रसार संधि थोपी सब देशों के ऊपर। सब देशों के उन्होंने साइन करवाए, पर भारत ने इस संधि पर साइन करने से इनकार कर दिया। भारत ने इस संधि पर इनकार इसलिए किया, उन्होंने बोला कि यह संधि भेदभावपूर्ण संधि। याद रखना, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ भारत के नेहरू ने उस समय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों कर दिया था? तो नेहरू ने बोला था, भारत ने बोला था कि यह संधि भेदभावपूर्ण संधि। क्यों? क्योंकि 5-4 देशों ने तो परमाणु हथियार बना लिए, लेकिन जब हमारी बारी तो तुम लोगों ने हमारे ऊपर संधि थोप दी। इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, हमने हस्ताक्षर नहीं किए। और जब हमने हस्ताक्षर नहीं किया तो हमने फिर 74 में जाकर पोखरण में राजस्थान के परमाणु परीक्षण कर लिया था, पहला परमाणु परीक्षण। और जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने हमसे पूछा कि आपने परमाणु परीक्षण क्यों किया, किस वजह से किया, कारण बताओ। तो हमने बताया कि हम इस परमाणु परीक्षण का यूज, इन परमाणु हथियारों का यूज हमारे शांति अभियानों में करेंगे। क्या? शांति अभियानों में करेंगे। जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं वही लिखनी है, याद रखना जो बता रहा हूं, शांति अभियानों में करेंगे, ये बोला था। ये था पहला परमाणु परीक्षण हमारे देश का। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में हुआ, ये भी राजस्थान के पोखरण में हुआ था। 74 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 1998 का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो था। 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया दोबारा, और वो भी राजस्थान के पोखरण में ही किया। फिर हमसे अमेरिका ने पूछा कि अब आपने क्यों किया? तो अब हमने उनको ये बताया कि हम इन परमाणु हथियारों का यूज हमारे दुश्मनों के लिए करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब हमारा दुश्मन हम पे पहला अटैक करेगा, तब दूसरे अटैक में हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये बोला था हमने। लेकिन उसके बाद बहुत सारे देशों ने हमें प्रतिबंध लगा दिया, हमसे व्यापार करना बंद कर दिया था। लेकिन ये प्रतिबंध थोड़े दिनों में हट जाते हैं, हटा दिए गए थे। फिर बाद में भारत और दूसरे देशों के संबंध अच्छे हो गए थे, ठीक है। ये थी भारत की पूरी परमाणु नीति। शुरुआत कहां से होगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से स्थापना करी। फिर बताओगे कि हमने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। फिर बताओगे क्यों किया। उसके बाद बताओगे हमने पहला परमाणु परीक्षण 74 में किया, पोखरण में किया। उसके बाद बताओगे 1998 में हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। और इन देशों ने हमसे क्या पूछा था सब बताओगे कि पहले परमाणु परीक्षण में अमेरिका ने हमसे पूछा आपने क्यों किया, तो हमने बताया कि हमने इसको हम शांति अभियानों के लिए करेंगे। और दूसरा जब हमसे पूछा गया, कारण पूछा गया, तो हमने बताया कि हम अपने दुश्मन के लिए यूज करेंगे। दुश्मन कौन था? चीन और पाकिस्तान, दोनों के लिए, बस इनके लिए यूज करेंगे, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाता है। तीसरा चैप्टर जो ये चौथा चैप्टर भी आपका भारत के विदेशी संबंध खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट करेंगे 5 चैप्टर, खत्म। चलो लाल वाली